हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो लास्ट वीडियो में जैसा कि टॉप एमसीक्यूज़ की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और उन क्वेश्चंस के थ्रू मेरी ये कोशिश थी कि आप लोगों के 20 से 25 जो है कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स जो है वो कवर हो सके जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और इस वीडियो में भी मेरी ये पूरी कोशिश है कि एक एक क्वेश्चन के साथ में आपके कम से कम 4-4, 5-5 टॉपिक कह लीजिए या पॉइंट कह लीजिए आपके कवर हो सके। ठीक है, उस वीडियो में आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा भी कि ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारे टॉपिक्स को, बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करके चलेंगे। हमेशा की तरह जैसा मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आपकी प्रीवियस ईयर को या किसी भी जो सेट होता है, पेपर सेट होता है, उसको करने की यही अप्रोच होनी चाहिए कि आप उस क्वेश्चंस को समझ करके बहुत अच्छे से करके चलें। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से हम हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है। एक क्वेश्चन यहाँ से मतलब ज़्यादातर बनता है आपका टेट एग्जाम्स में से, बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है, ये आपका सूक्ष्म गतिक कौशल और आपका जो ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा पहले समझेंगे अच्छे से क्या है ये। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे अपने क्वेश्चन पर। देखिए, ग्रोस मोटर स्किल्स आपका क्या होता है। फिजिकल डेवलपमेंट आपका दो तरीके से होता है, ग्रोस मोटर और एक आपका फाइन मोटर स्किल। ग्रोस मोटर स्किल्स क्या होता है, जब आप अपनी बड़ी मसल का इस्तेमाल करते हैं, हाथ पैर का इस्तेमाल करें, जैसे कि फुटबॉल को मारने के लिए, या फिर जब आप भागने के लिए, दौड़ने के लिए अपने पैरों की मसल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर ये जैसे कि ये जो बच्ची खेल खेल रही है, तो इसमें कोई छोटी सी मसल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, पूरी बॉडी जो है मूवमेंट होती है जब आपकी, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल, जिसको कि हम कहते हैं स्थूल गतिक कौशल। हिंदी में हम इसको कहते हैं स्थूल गतिक कौशल, यानी कि एक बड़ी मसल का इस्तेमाल हो रहा है, बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल हो रहा है। दौड़ना हो गया, भागना हो गया, फुटबॉल खेलना हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी, ग्रॉस मोटर स्किल्स में आती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है, जहाँ पे आपकी छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये बच्चा है, अब अगर इस लाइन के ऊपर बीड्स को रखना है तो ये फिंगर से उसको पकड़ेगा, एक एक बीड्स को, और इसको लाइन के ऊपर रखेगा। या फिर अगर हमें ऐसे पेपर कटिंग करनी है किसी चीज़ की, तो हम बहुत ही बारीकी से उसको करते हैं। या फिर जैसे यहाँ से आप देख रहे हो, इस पूरे नेट में से इन चीज़ों को पिक करना है, यहाँ से इनको पिक करना है। इस तरीके की चीज़ें आपकी जो होती हैं वो आपकी किस में आती है, फाइन मोटर स्किल्स में आती है। तो ये आपकी क्या होती है, जिसमें छोटी छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, आपकी फिंगर्स का इस्तेमाल होता है, आपके हाथों की। ठीक है, और आपका आईज़ के साथ में उन मांसपेशियों का एक कोऑर्डिनेशन होता है, तो वो होता है आपका फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, आपका फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल कौन सा है। चढ़ना, कूदना, दौड़ना, या फिर आपका लिखना। तो देखो, चढ़ने में आपकी पैरों का इस्तेमाल होगा, यानी बड़ी मसल का इस्तेमाल होगा, फाइन नहीं होगा। कूदने में भी पूरे पैर इस्तेमाल करोगे आप, दौड़ने में भी आप पूरे पैर इस्तेमाल करोगे, जैसे मैंने आपको दिखाया। लेकिन लिखने में क्या होगा, जैसे हम बच्चे को पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, तो क्या होगा, उसकी फिंगर्स का इस्तेमाल होगा, यानी कि फाइन मोटर स्किल का इस्तेमाल होगा। तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फाइन मोटर स्किल क्या है और ग्रोस मोटर स्किल क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीनिंग ऑफ स्कीमा इज। स्कीमा क्या है आपका, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका प्याजे की थ्योरी से। स्कीमा का मतलब क्या होता है, चंकिंग मैकेनिज्म। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि स्कीमा का मतलब क्या है, उसके बाद हम समझेंगे इस क्वेश्चन के क्या ऑप्शंस है। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, अ पैटर्न ऑफ थॉट, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ल्ड। देखो, स्कीमा क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि एक इंफॉर्मेशन का ग्रुप है, जानकारियों का समूह है। एक पैटर्न ऑफ थॉट है, यानी कि जो विचार आपके दिमाग में चलते हैं उनका एक पैटर्न है। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के बारे में आपके दिमाग की एक मानसिक समझ जो होती है उसको हम स्कीमा कहते हैं। एक ऐसी मानसिक संरचना जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित करने हेतु विद्यमान होती है। अगर मैंने आपके सामने कार का नाम लिया और आपके माइंड में उसकी पिक्चर बन गई, दैट मीन्स क्या है, उसका स्कीमा है आपके माइंड में, एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है आपके माइंड में, एक मानसिक संरचना है आपके माइंड में। भाई, आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और आपने वहाँ पे पिज्ज़ा ऑर्डर किया है। ठीक है, तो पिज्ज़ा जब तक आपके सामने नहीं आया, आपने अगर पिज्ज़ा को पहले खा रखा है
अगर पिज़्ज़ा का स्कीमा है आपके माइंड में तो क्या होगा कि पिज़्ज़ा आने से पहले ही, रेस्टोरेंट में पिज़्ज़ा आपके सामने आने से पहले ही आपके सामने उसकी क्या होगी, पिक्चर बन जाएगी और आपके माइंड में उसके टेस्ट का जो है वो थॉट आ जाएगा कि हाँ ऐसा टेस्ट में आएगा और ऐसा दिखने में आएगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी डिश ऑर्डर की है जो आज तक आपने खाई नहीं है तो उसका स्कीमा आपके माइंड में नहीं है। जब तक वो आपके सामने नहीं आएगी तब तक आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते, अपनी मानसिक संरचना में आपके वो नहीं है। तो इसको हम कहते हैं स्कीमा। और प्याजे कहते हैं कि बच्चा जो होता है उसका स्कीमा जो है वो मॉडिफाई होता रहता है। जब वो नई नई चीज़ें सीखता रहता है तो उसका स्कीमा क्या होता है, एडजस्ट होता रहता है, मॉडिफाई होता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, तो स्कीमा हो गया आपका ये चीज़। भाई आपकी जिस भी चीज़ को लेकर के आपके दिमाग में जो संरचनाएं बनी हुई हैं, अलग अलग हमने कैटेगराइज किया हुआ है। भाई आप अगर एक बर्ड का नाम लेते हैं तो आपके सामने एक बर्ड का ही पिक्चर आपके दिमाग में आएगा, किसी पशु का नहीं आएगा, किसी इंसान का नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप किसी जानवर का नाम लेते हैं तो किसी जानवर की पिक्चर आपके दिमाग में आएगी, किसी इंसान की नहीं आएगी। तो ये क्या है, सारे स्कीमाज हैं आपके, अलग अलग आपके पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये होता है आपका स्कीमा। अब हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि चंकिंग मैकेनिज्म है, खंडन क्रियाविधि है, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। लर्निंग टेक्निक है, ऐसा आपने कुछ नहीं पढ़ा स्कीमा में। डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो भी नहीं पढ़ा हमने। ऑर्गेनाइज्ड पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स को, जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि आपके दिमाग में कुछ इंफॉर्मेशंस की जो एक सूचनाएं हैं उसके कुछ पैकेट्स बने हुए हैं, अलग अलग उनको आपने ऑर्गेनाइज कर रखा है, वो आपके क्या है, स्कीमाज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हुज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस के जो फादर हैं वो कौन है, बहुत इजी क्वेश्चन, वाइगॉत्स्की, ब्रूनर, अल्फ्रेड बिने या फिर गार्डनर। ठीक है, तो आंसर आपका गार्डनर रहेगा, आप सभी को पता है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो कभी गलत नहीं करने होते, क्योंकि जो मुश्किल क्वेश्चन है ना वो तो हो सकता है पेपर में 90% बच्चे गलत करके आएंगे, लेकिन इस तरीके का आसान क्वेश्चन भी अगर आप गलत करके आते हैं इसका मतलब आप अपने आप को उस जॉब वाले फ्रेम से बाहर कर रहे हैं, इसका मतलब आप वो गलती कर रहे हैं जो बाकी लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को कभी गलत नहीं करना आपको। तो देखो अब फटाफट से थोड़ी सी गार्डनर की थ्योरी को हम देख लेते हैं। जब गार्डनर का नाम आया है तो हम उसको थोड़ा सा समझ के चलेंगे। देखो गार्डनर ने बोला है कि इंटेलिजेंस जो होती है वो आपकी क्या है, बहुआयामी है। मल्टीपल इंटेलिजेंस हो सकती है एक इंसान के अंदर में, जैसे कि आपका बिने ने कहा कि वन फैक्टर थ्योरी है, एक ही फैक्टर होता है इंटेलिजेंस का, यानी कि या तो बंदा मूर्ख होगा या तो वो इंटेलिजेंस होगा। लेकिन गार्डनर ने कहा ऐसा नहीं होता भाई, कोई बंदा एक चीज़ में अगर मूर्ख हो सकता है तो वो बाकी सारी चीज़ों में मूर्ख हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अलग अलग इंटेलिजेंस होती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है बंदों के अंदर में। ठीक है, उन्होंने कुछ इस तरीके की आपकी इंटेलिजेंस दी है तो उनको हम समझेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले इंटेलिजेंस होती है आपकी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी कि बॉडी स्मार्ट जो बंदे होते हैं, देहिक इंद्रिय जनक इसको कहा जाता है। ठीक है, ये कौन होते हैं, जो आपके बॉडी से स्मार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका कोई जो डांसर है, ठीक है, आप उसकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे एक तरीके से, वो नॉर्मली जो बॉडीली स्मार्ट नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। ठीक है, कोई खिलाड़ी हो गया, कोई प्लेयर को आप देखेंगे उसके अंदर जो एक बॉडी स्मार्ट होगी वो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, आपका कोई स्विमर है या फिर उसको भी हम कह सकते हैं, ठीक है, बॉडी स्मार्ट हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है, जो भाषा से संबंधित इंटेलिजेंस है आपकी। ठीक है, भाषाई बुद्धि जिसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, वो क्या होती है आपकी, जो इंसान शब्दों पे अच्छी पकड़ रखता है, एक भाषा पे अच्छी पकड़ रखता है, उसको कहते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। यानी कि जैसे आपका कोई पोइट हो गया, किस तरीके से मतलब नेचर में जो चीज़ देखेंगे उसको इतने सुंदर से शब्दों में पिरो करके कोई कविता बना देगा, है ना। कोई लॉयर हो गया, ठीक है, किस तरीके से दलीलें रखता है वो कोर्ट में, आप देखते हैं। जैसे कि कोई लेखक हो गया, हर एक चीज़ को किस तरीके से वर्ड्स में पिरो करके आपके सामने एक चीज़ जो है वो पेश कर दी जाती है, तो वो क्या होता है, आपका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है, उनको वर्ड स्मार्ट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस, उसको हम कहते हैं लॉजिक स्मार्ट। ठीक है, तार्किक गणितीय बुद्धि इसको कहा जाता है। जैसे कि आपके कौन हो गए, जो भाई वैज्ञानिक हो गए, गणितज्ञ हो गए, उनकी क्या होगी, जो गणित में बहुत अच्छे हैं, जिनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। ठीक है, वो होते हैं आपके गणितज्ञ बुद्धि वाले। म्यूजिक स्मार्ट कौन से होते हैं, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी कि सांगीतिक बुद्धि कौन सी होती है, जैसे कि लता मंगेशकर हो गई आपकी, ठीक है, सोनू निगम हो गए, अरमान मलिक हो गए, इस तरीके के जो है आपके नेहा कक्कड़ हो गई। तो ये क्या है, आपके म्यूजिकल स्मार्ट है, इनके अंदर एक म्यूजिक की आपके अंदर एबिलिटी है इनके अंदर में, उसको कहते हैं हम म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, जो सुर ताल सब चीज़ों को अच्छे से समझते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद में आता है आपका स्पेशल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसके अंदर वो शायद गिवन नहीं है। स्पेशल इंटेलिजेंस क्या होती है आपकी, जो स्पेस को लेकर के, जो स्थानिक बुद्धि ये है इसके अंदर में, ठीक है। स्पेशल इंटेलिजेंस क्या होती है, स्थानिक बुद्धि, जो स्थान को देख करके अंदाज़ा लगा लेती है। जैसे आर्किटेक्ट होते हैं, उनको खाली जगह दिखा दो आप, वो कहेंगे यहाँ ये बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा, हमें पता नहीं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बन सकती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी स्थानिक बुद्धि, ठीक है। स्थानिक बुद्धि समझ में आया होगा सबको, है ना। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारे सामने क्या आती है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस हमने कर लिया। उसके बाद क्या आता है हमारे सामने, एक आता है हमारे सामने बॉडीली काइनेस्थेटिक, बॉडीली काइनेस्थेटिक हो गया हमारा। फिर आता है दो चीज़, एक आती है आपकी इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल कौन सी होती है, जब आप दूसरे पीपल स्मार्ट, इंटरपर्सनल यानी कि आप जब दूसरों के साथ में आपका कैसा रिलेशन है। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर बसेस चलती हैं, जो आपने सुना होगा ना, इंटर स्कूल कंपटीशन यानी दो स्कूल्स के बीच का कंपटीशन। तो आप दूसरे लोगों के साथ में कैसे हैं, वो होता है इंटरपर्सनल, ठीक है। और एक होता है आपका इंट्रापर्सनल, यानी कि आप खुद अपने आप को कितना समझ पाते हैं। इंटरपर्सनल में कौन हो गया, आपके राजनेता आ गए, ठीक है, आपके जो साइकोलॉजिस्ट हो गए वो आ गए। जैसे आपके मोदी जी कहते हैं ना, मित्रों, भाइयों बहनों, है ना, तो वो क्या है, इंट्रापर्सनल है, नहीं इंटरपर्सनल है, ठीक है। इंटरपर्सनल यानी लोगों को क्या चीज़ समझ में आएगी, कैसे उनको लुभाना है, उनको अच्छे से आता होता है, लोगों के साथ में किस तरीके से संबंध आपको बनाना है, ठीक है, वो होता है आपका। और इंट्रापर्सनल यानी खुद को कितना जानता है इंसान, खुद, जैसे कोई संत हो गए, योगी हो गए, वो सब हो गए आपके, ठीक है, आध्यात्मिक लोग जो होते हैं वो होते हैं आपके इंट्रापर्सनल, ठीक है। तो ये वाला होता है आपका इंट्रापर्सनल में आ जाता है आपका। तो ये सारी चीज़ें होती है, एक इसके अंदर होता है आपका। फिर उसके बाद में दो इन्होंने और जोड़ी, एक नेचुरलिस्टिक हो गई आपकी, ठीक है, जो कि आपकी 1998 में जोड़ा इन्होंने, जो मतलब कि प्रकृति को जो लोग समझते हैं उसको इन्होंने कहा कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। फिर एग्जिस्टेंशियल एक और जोड़ी इन्होंने 2000 में, जो कि दार्शनिक हो गए आपके, और वो सब जो दर्शन शास्त्र से जुड़ी हुई है। तो ये कुछ बहुभाषी बुद्धि, जो बहुबुद्धिता का सिद्धांत जो है वो इन्होंने गार्डनर ने आपको दिया, ठीक है। उसके बाद आता है बिहेवियर पैटर्न इन्वॉल्व सेल्फ स्टार्वेशन दैट ऑफन अराइज इन एडोलेसेंस एंड स्पेशली प्रेवलेंट अमंग गर्ल्स इज नॉन एज, ठीक है। क्या बोला है, किशोरावस्था की एक ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है, ज़्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है। ऐसी अवस्था को क्या कहा जाता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, डेलिरियम ट्रेंडमंस, या फिर ऑटिज्म, या फिर डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको अभी हम फटाफट से समझ लेते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा आपका, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है इसको। दो चीज़ों को आप थोड़ा सा समझ करके चलिए, इन दोनों से बहुत क्वेश्चन आता है हमेशा। पिछली बार आपके एस्टेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है और आरटेट में भी क्वेश्चन आप पूछा जाता है इससे। एनोरेक्सिया नर्वोसा होता क्या है, ये मैंने आपसे डिस्कस भी किया है, जो मैंने मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ाई थी आपको, उसमें मैंने आपको ये करवाया था अच्छे से, ठीक है। ये दोनों क्या है एक्चुअल में, ये दोनों एक तरीके का ईटिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर है। एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, जब बंदा जो होता है वो खाने को एक एक्सेस मात्रा में छोड़ देता है, बिल्कुल ही खाना छोड़ देता है, इस डर से कि मैं मोटा हो जाऊंगा। जैसे बताया ना, इन्होंने बोला लड़कियों में ज़्यादा प्रवृत्ति पाई जाती है कि एक टाइम के बाद में वो कहती है नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं तो मोटी हो जाऊंगी, मुझे ज़ीरो फिगर चाहिए, है ना। तो ये वाली बात। और बुलिमिया नर्वोसा मैंने आपको याद करने के लिए एक ट्रिक भी बताई थी, अगर आपको याद हो। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, ब से आप याद रखेंगे कि बावला रहता है बिल्कुल ही खाने के लिए, याद रखेंगे आप, बिल्कुल बावला रहता है खाने के लिए, बी से बावला होना, खाने के लिए। मतलब ये इंसान जो होता है, बुलिमिया नर्वोसा जिसको होता है, इसको ये ईटिंग डिसऑर्डर होता है, उस बंदे को खाने, वो मतलब खाने के लिए जीता है। हर कुछ देर बाद में उसको लगता है ये खा लूँ, वो खा लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ। इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक्सेस आपका वेट कम हो जाता है, डाउन हो जाता है, वजन बहुत घट जाता है। और इसमें क्या होता है, वजन अत्यधिक बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस वेट हो जाता है बंदे का। फिर उसके बाद में वो वेट कम करने के लिए दुनिया जान के उपाय करता है, जिम करता है, ये करता है, वो करता है, बट खाना जो है वो बहुत ज़्यादा खाता है। तो दोनों में ये अंतर है आपका, दोनों ही ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें बंदा बिल्कुल ही नाममात्र खाना खाता है, बिल्कुल छोड़ देता है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा खाना खाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके क्या हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। अब फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू फार साइटेडनेस, ठीक है, क्या कहते हैं शब्द। इसमें आपको बोनस मिला था, जब ये क्वेश्चन आपका आरटेट में पूछा गया था तो इसमें आपको बोनस मिला था, किस लिए मिला था थोड़ा समझेंगे इसको। फार साइटेडनेस क्या होता है आपका, और दूरदर्शिता। देखो यहाँ पे ये जो दोनों वर्ड है, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं उनको आप प्रेफरेंस दिया करो, क्योंकि इंग्लिश में ही बहुत सारी चीज़ें ऑथेंटिक मटेरियल है
हिंदी वाले जो होते हैं ना, ये पता नहीं कौन से मंगल ग्रह से इसका ट्रांसलेशन करवा के लाते हैं, जो मर्जी इनको वर्ड मिलता है ना वो हिंदी में ट्रांसलेट करके दे देते हैं। तो आपको 70 वर्ड मिल जाएंगे हिंदी में ट्रांसलेट किए हुए, लेकिन इंग्लिश में एक ही चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन के आंसर के साथ हम जाएं तो फार साइडनेस का मतलब होता है हाइपररोपिया। ठीक है, यानी कि एक दूरदृष्टि का दोष होता है, उसके लिए कहा जाता है ये। लेकिन दूरदर्शिता जो होती है ना, वो आपका एक अलग वर्ड हो गया बिल्कुल ही, तो इसके इक्वल में हम इसको नहीं ले सकते, इसका मीनिंग इसको नहीं कह सकते। ये हिंदी और इंग्लिश का दोनों के ट्रांसलेशन में गड़बड़ की हुई है, हिंदी में कुछ और पूछा हुआ है, इंग्लिश में कुछ और बोला हुआ है, इसीलिए इसको आपको क्या किया गया, इस क्वेश्चन को बोनस के तौर पर दिया गया आपको। ठीक है, इंसाइटफुल थ्योरी ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय, इंसाइटफुल थ्योरी जो है लर्निंग की किसने दी थी, ये पूछा गया है। थॉर्नडाइक ने दी थी, गार्डनर ने दी थी, कॉलर ने दी थी, हल और टॉलमैन ने दी थी। देखो इतना इजी क्वेश्चन सोचो आप। ठीक है, इंसाइटफुल थ्योरी किसने दी थी आपकी, कॉलर ने दी थी। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को भी आपको बोनस में दिया गया था। क्यों दिया गया था, क्योंकि यहाँ इस महाराज ने लिखा हुआ है कि इंसाइटफुल थ्योरी, और यहाँ लिखा हुआ है कि व्यवहारिक सिद्धांत। तो इंसाइटफुल थ्योरी को व्यवहारिक सिद्धांत नहीं कहा जाता है, ये ट्रांसलेशन मंगल ग्रह से होकर के आया है। इंसाइटफुल थ्योरी इज नॉट इक्वल टू व्यवहारिक सिद्धांत, इंसाइटफुल थ्योरी इज इक्वल टू अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, व्यवहारिक थ्योरी नहीं कहा जाता है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यह आपका कोहलर का प्रयोग था। ठीक है, एक सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर आपका ये प्रयोग किया गया था, इंसाइट थ्योरी वाला। तो इसमें क्या था, इंसाइटफुल थ्योरी का एक अगर हम छोटा सा इंट्रोडक्शन लें तो क्या कहते हैं, ये जो होते हैं प्रॉब्लम को एक होल के रूप में देखते हैं। ठीक है, एक पूरी प्रॉब्लम को देखते हैं, उसको पार्ट्स में नहीं देखते हैं। और ये कहते हैं कि एक प्रॉब्लम का कभी कभी हमें सडन सोल्यूशन मिल जाता है, हमारे अंदर एक इंसाइट आती है। ठीक है, एकदम से दिमाग में मतलब बत्ती जलती है, जैसे वो मेरा बेटा मोटू पतलू देखता है, वो पतलू के दिमाग में एकदम से ऐसे आइडिया आता है, बत्ती जलती है और उसको सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये ट्रायल और एरर टाइप की थ्योरी से बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि करते करते सीखते हैं, ये कहते हैं नहीं, एकदम से इंसाइट आती है। ठीक है, और वो उसको आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। और ये प्रॉब्लम को पूरे एक समग्र रूप में देखते हैं, उसको पार्ट्स में नहीं देखते हैं। इंसाइट थ्योरी के अंदर में ये चीज़ें आपकी कही गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी रेगुलेट द ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया। निम्न में से कौन सी संस्था जो होती है वो प्रशिक्षण नियमावली और कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है। ठीक है, विकलांगता पुनर्वास की बात की जा रही है, कौन सी ऐसी बॉडी है जो इसको करती है, इसके लिए काम करती है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, NCTE जो हो गया आपका, तो भाई ये तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा नियुक्ति है। ये क्या किससे रिलेटेड होती है, भाई टीचर्स से रिलेटेड है, उनके मतलब प्रशिक्षण वगैरह के लिए और इन सब चीज़ों के लिए होती है। उसके बाद आता है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिशन, ये आपकी न्यूपा होती है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विद्यालय हो गया ये तो। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण, यहाँ भी क्या हो गया, एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात होगी। रिहेबिलिटेशन की तो बात नहीं हुई ना, यहाँ पे तो आपको ऑप्शन से ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या बात की जा रही है। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद जो है वो आपका ये काम करती है। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। RCE जिसको कहा जाता है, क्या है ये। ठीक है, तो भारतीय पुनर्निवास परिषद को एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 1986 में स्थापित किया गया था और सितंबर 1992 को भारतीय पुनर्निवास परिषद अधिनियम संसद द्वारा पारित जो है वो किया गया। इसके अंतर्गत क्या आता है भाई, जो बताया ना भारतीय पुनर्निवास परिषद, यानी कि जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई आपके जो प्रशिक्षण नियमावली और कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के लिए ये जो है वो काम करती है, आपकी क्रियान्वयन रहती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से। ठीक है, इट इज़ अ particular stage children begin to use primitive reasoning and want to know the answers of all short of questions। ठीक है, प्रिमिटिव रीजनिंग लगाता है बच्चा और उसको अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है होता है वो चाहिए होता है। पियाजे कॉल्ड दिस इंट्यूटिव। ठीक है, एज पर पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ही मीन्स। देखो अब इसमें क्या बोला गया है कि एक विशेष स्तर पर बच्चे जो होते हैं ना वो मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और अपने सभी क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मेरा बेटा है जो युवान है, वो अभी 4 इयर्स का हुआ है, उसको भाई दिन भर पूछना होता है ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है। वो दिन भर क्वेश्चन मार्क लेके घूमता है अपने मतलब चेहरे पे, ये ऐसे क्यों है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। आपने बच्चों को देखा होगा दुनिया भर के क्वेश्चंस पूछते हैं और इसको पियाजे ने कहा है इंट्यूटिव,
यानी कि पियाजे के अनुसार निम्न में से ये कौन सा चरण आता है, पियाजे ने इसको अंतर्ज्ञान कहा है। ठीक है, तो पियाजे की ये सारे चरणों को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या है, कैसे है, किस तरीके से है आपका ये। तो सबसे पहले आता है पियाजे का प्री ऑपरेशनल स्टेज, नहीं सबसे पहले आता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो होता है वो सारी चीज़ें किससे सीखता है, अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसको हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। ये कब से कब तक होती है, 0 to 2 ईयर्स की होती है आपकी ये। इस स्टेज में बच्चे के अंदर रिफ्लेक्सिव एक्शंस होते हैं, 2 ईयर्स तक आते आते वो खत्म हो जाते हैं। जैसे कि बच्चे के मुंह के पास अगर आप फिंगर लेके जाएंगे तो एकदम से सकिंग स्टार्ट कर देगा, उसके अंदर सकिंग का स्कीमा होता है बचपन से। ठीक है, फिर उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है वो इसमें आ जाता है आपका, जिसको हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व। ठीक है, उसके बाद में एक चीज़ होती है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाकायदा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो होता है वो भी बच्चा इसके अंदर करता है। और इसके अंदर में आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस भी बच्चे के अंदर में आ जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है भाई, एक चीज़ उसके हाथ में थी, आपने उसको कुछ टाइम पहले तक, कुछ महीने पहले तक आपने उससे ले लिया और छुपा दिया, उसको मतलब नहीं है कहाँ गई वो, मतलब उसके नज़रों के सामने से दूर हो गई तो वो हट गई। लेकिन आज की डेट में अगर आपने उससे कोई सामान छीन लिया 0 to 2 ईयर्स, जब ये एज आने लगती है 2 ईयर्स तक, तो क्या होगा, अगर आपने आज उससे सामान छीन लिया तो उसको पता है वो सामान इस धरती पे एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ उसके सामने से आपने हटा लिया, वो रोएगा उसके लिए। वो होता है आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस, जिसको हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व। एक और आता है आपका डेफर्ड इमिटेशन। ठीक है, डेफर्ड इमिटेशन, ठीक है, यानी कि एक अनुकरण करना। ठीक है, विलंबित अनुकरण करना। बच्चा क्या करेगा, डेफर्ड इमिटेशन करेगा, नकल करता है वो। ठीक है, आपको आज कोई चीज़ करते हुए देखा, अभी नहीं करेगा तुरंत, लेकिन 2 दिन बाद में, 2 घंटे बाद में रुक करके उसी चीज़ को वो करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी आती है सेंसरी मोटर स्टेज में। उसके बाद आती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, आपके प्री ऑपरेशनल स्टेज को कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये होती है आपकी 2 से 7 साल की। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर एक ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आती है, जैसा कि अभी पियाजे ने कहा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर जीववाद आ जाता है। ठीक है, एनिमिज्म आ जाता है। जीववाद यानी कि निर्जीव वस्तु को भी सजीव समझेगा। टेबल से चोट लग गई तो कहेगा इसको मारोगे टेबल को तभी चैन मिलेगा मुझे। ठीक है, उसके बाद में ईगोसेंट्रिज्म यानी कि अहम केंद्रिता। प्री ऑपरेशनल में ही बच्चे के अंदर अहम केंद्रिता होती है कि मैं जो कह रहा हूँ वही बात ठीक है, मुझे जो पता है वो सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आपका ईगोसेंट्रिज्म। फिर आता है आपका इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी, बच्चा जो होता है चीज़ों को रिवर्स करके, अपलटावी का गुण होता है बच्चे के अंदर, चीज़ों को रिवर्स करके वो नहीं देख पाता है। उसको ये नहीं पता कि 4 + 2 अगर 6 होता है तो 6 - 2 वापस से 4 भी हो सकता है, नहीं, वो ये चीज़ नहीं समझ पाएगा आपका। ठीक है, सेंट्रेशन होता है बच्चे के अंदर। सेंट्रेशन होता है कंजर्वेशन का अभाव होता है, संरक्षण का अभाव होता है। उसको ये पता है ये वाला बीकर है और उसके सामने एक ये वाला बीकर है। ठीक है, दोनों अगर बराबर भी हैं, ये दोनों जो है ना बराबर है, ये सिर्फ लंबा है, ये चौड़ाई में है, लेकिन उसको ये ज़्यादा बड़ा लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या है आपका, वो एक ही एस्पेक्ट को देख पा रहा है, इसकी लंबाई को देख पा रहा है, इसकी बाकी गुणों को वो नहीं देख पाता है। इसको कहते हैं कंजर्वेशन का अभाव होना, संरक्षण का अभाव होना, या सेंट्रेशन भी इसी की वजह से होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तब क्या होता है, बच्चा क्या करता है, जितने भी सारे उसके अंदर अवगुण थे प्री ऑपरेशनल में जो नहीं समझ पा रहा था, सारी चीज़ें यहाँ पे समझने लगता है। लेकिन किसके बारे में, कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में, यानी कि मूर्त चीज़ों के बारे में, जिनको वो देख सकता है, छू सकता है, उसके बारे में वो लॉजिक लगाने लगता है। ठीक है, लॉजिक बिगिन्स हो जाता है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉन्क्रीट चीज़ों के बारे में, कॉज और इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, यानी कि चीज़ों का कारण और प्रभाव का उसको पता चल जाता है। रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, वही चीज़ अब वो पलट करके देख सकता है चीज़ों को। ठीक है, डिसेंट्रेशन आ जाता है, अब उसको ये पता है कि ये लंबाई में है तो ये चौड़ाई में है, ये दोनों चीज़ें क्या है आपकी बराबर है, चाहे इसमें से इसमें डाल दो, चाहे इसमें से इसमें डाल दो, चीज़ आपकी सेम रहनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। फॉर्मल में क्या आ जाती है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। यहाँ पर क्या है, बच्चा अमूर्त चीज़ों के बारे में भी क्या होगा, अपना ज्ञान जो है वो लगा सकता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, हमारा क्वेश्चन है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज से रिलेटेड है। इंट्यूटिव गैसेस, इसने बोला ना बहुत सारे क्वेश्चंस करता है बच्चा। ठीक है, तो हमारा किससे है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज से आपका क्या होगा, रिलेटेड रहेगा। क्योंकि अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो प्री ऑपरेशनल स्टेज को 2 पार्ट में फिर डिवाइड कर दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज को क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। आपका एक हो जाता है 2 से 4 साल,
ठीक है, और दूसरा हो जाता है आपका 4 से 7 साल। ठीक है, तो प्री ऑपरेशनल को फिर ये इस तरीके से डिवाइड करके इसके 2 पार्ट्स बना देते हैं, और उसमें एक में आपका आ जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करते हैं, और उनके अंदर में क्या होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, और उनके अंदर में ये रीजनिंग जो होती है, प्रिमिटिव रीजनिंग आ जाती है, जिसको पियाजे ने अंतर्ज्ञान कहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं फटाफट से। मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन स्पीक फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड एट द एज ऑफ। ठीक है, देखो इसको अगर हम कॉमन सेंस से भी यूज़ करें ना, तो भी हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं आराम से। 3 महीने में तो मीनिंगफुल बोलने नहीं लगेगा बच्चा। फर्स्ट बोला है और मीनिंगफुल बोला, यानी कि फर्स्ट वर्ड हो और उसका मीनिंग भी होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कुछ भी बड़बड़ा रहा है, मीनिंग भी होना चाहिए। ठीक है, 6 मंथ्स में भी नहीं होगा। ठीक है, और 35 से 40 महीने ये एक लंबा टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, इतना लंबा टाइम पीरियड भी बच्चा नहीं लगाता है एक फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड बोलने में। एक लॉजिकल क्या होगा, एक प्रैक्टिकल आंसर क्या होगा, 10 से 13 महीने के अंदर। ये बच्चा कितने, भाई 12 महीने का बच्चा क्या होता है, 1 साल का होता है, तो 1 साल करीब ये बच्चा होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है 1 साल का बच्चा फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड जो है वो बोल देगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा आपका। बाकी इसके बारे में अगर मैं छोटा सा आपको बता के चलूँ, तो आपकी जो स्टेजेस होती हैं बच्चे की बोलने की, वो सबसे पहले आपकी होती है क्राइंग की स्टेज होती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रुदन करना या फिर क्रंदन करना बच्चे का, हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये आपका रहता है। इसके अंदर बच्चा क्या होता है, रो के चीज़ें अपनी बताता है अपनी। ठीक है, सबसे पहले वो यही ध्वनि निकालता है अपनी। उसके बाद में आता है आपका बैबलिंग। ठीक है, बैबलिंग यानी कि बलबलाना। ठीक है, बैबलिंग क्या होता है, बलबलाना आपका। इसमें क्या होता है, बच्चा ब ब म म ल ल इस तरीके के वर्ड्स बोलता है, यानी कि बलबलाता है, बट उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी 10 to 13 महीने की जो एज होती है बच्चे की, उसके अंदर में बच्चा क्या होता है, 1 वर्ड बोलना शुरू कर देता है, और वो भी मीनिंगफुल वर्ड बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहेगा कि 10 to 13 महीने का आपका ये टाइम पीरियड रहता है आपका। ठीक है, ये हो गया इसके अंदर फिर से छप्पा। नेक्स्ट है आपका द यूनिट ऑफ हेरिडिटीज़। ठीक है, हेरिडिटी की यूनिट जो है वो क्या है आपकी, इसमें बात की जा रही है हेरिडिटी के बारे में। तो क्रोमोसोम्स है आपका, फर्टिलाइज्ड एग है, जीन है, या फिर जाइगोट है। तो आनुवांशिकता की इकाई जो होती है वो क्या होती है आपकी, जीन होती है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे और समझेंगे कि हेरिडिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है। ये आपका डेवलपमेंट से जुड़ी हुई बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 टर्म्स हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट आपकी। माना जाता है ऐसा कि डेवलपमेंट जो है वो आपका वातावरण और आपका आनुवांशिकता, ठीक है, आनुवांशिकता और आपका जो वातावरण है उसका क्या होता है, गुणनफल होता है आपका, जो आपका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको H/E से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इन दोनों फैक्टर्स के बारे में, तो इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, आप याद रखेंगे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के बारे में। अगर मैं बात करूँ हेरिडिटी जो होती है, यानी कि आपकी जो आनुवांशिकता होती है वो क्या होती है आपकी, स्टैटिक फैक्टर होती है, यानी कि स्थिर होती है। ठीक है, आपकी क्या होती है, स्थिर होती है। और वातावरण क्या होता है आपका, डायनामिक होता है, यानी कि परिवर्तनशील होता है। ठीक है, वातावरण क्या होता है आपका, परिवर्तनशील होता है। भाई जीन्स जो आपको मिल गए एक बार के लिए, जीन्स क्या हो गए, हेरिडिटी किसके थ्रू डिसाइड होती है, जीन्स के थ्रू डिसाइड होती है। आपके पेरेंट्स से जो जीन्स आपको एक बार के लिए मिल गए, मतलब आपकी आईज का कलर हो गया, आपके हेयर्स का कलर हो गया, आपकी हाइट होगी, ये सब चीज़ें क्या आपकी स्टैटिक फैक्टर है। एक बार जो आपको मिल गई, आप कहीं से इनको चेंज नहीं करवा सकते। ठीक है, फ्लिपकार्ट का ऑर्डर नहीं है कि आपने इसको रिटर्न कर दिया, इसका कोई रिटर्न पॉलिसी नहीं होती है। ठीक है, जो मिल गया वो मिल गया आपको। लेकिन एनवायरनमेंट क्या होता है, डायनेमिक होता है। भाई आप गांव में रह रहे थे, शहर में आ जाओ, शहर में रह रहे थे या फॉरेन में चले जाओ, एक देश से दूसरे देश में चले जाओ, क्या होगा, आपका वातावरण बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, स्टैटिक फैक्टर होता है, हेरिडिटी जो होती है। और एनवायरनमेंट क्या होता है आपका फ्लेक्सिबल होता है, डायनेमिक फैक्टर होता है। ठीक है, तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसको नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट भी कहा जाता है। नेचर क्या होता है, नेचर होता है आपका हेरिडिटी। ठीक है, नेचर किसको कहते हैं, हेरिडिटी को कहते हैं, और एनवायरनमेंट को कहा जाता है नर्चर। ठीक है, यानी कि ये है आपकी प्रकृति और ये होता है आपका पोषण। ठीक है जी, फटाफट से बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। और नेक्स्ट नहीं है, आज यही क्वेश्चंस थे आपके, और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको एक एक क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा समझा करके चलूँ। ठीक है,
तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें। आपने आज तक बहुत मतलब प्यार दिया है, बहुत रिस्पेक्ट दी है, इसे बनाए रखें, ठीक है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच सके। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और बहुत मतलब क्या बताऊँ, इस रिकॉर्डिंग के पीछे ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपको लगता होगा मैडम 2 दिन में 1 दिन आती हैं, ठीक है, बट मेरी कोशिश रहती है 2 दिन में भी 1 दिन आया जाए तो टॉपिक आपको बहुत अच्छा करवाया जाए जो पेपर के हिसाब से आपका इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। 1-2 टॉपिक मतलब मैंने पीपीटी तक बना रखी है लेकिन डिस्कशन का टाइम नहीं मिल रहा। कुछ फैमिली में कुछ मतलब प्रॉब्लम चल रही है बैक एंड पे, ठीक है। कुछ मेजर कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया किसी का, तो इस वजह से माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब था, तो इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई, ठीक है। तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें आप। तो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।